यस बच्चों, हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। हमारा चैप्टर बच्चों ख़त्म हो चुका है। चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है, बट मैं आज आपको एनसीईआरटी के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, उसमें मेरा फेवरेट क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले, है ना। मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्या है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं पहले। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अ वेल्डिंग, पहले क्वेश्चन लिखिएगा अच्छे से। अ वेल्डिंग फ्यूल गैस, अ वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, है ना। एक वेल्डिंग फ्यूल गैस जो क्या कंटेन करती है, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, बर्निंग a small sample of burning a small sample of it in oxygen, burning a small sample of it in oxygen gives 3.38 grams CO2 and 0.690 gram of water. No other product. No other product. पहले क्वेश्चन को समझेंगे, अच्छे से लिखेंगे। No other product. A volume of 10 liter measured at a volume of 10 liter measured at STP, a volume of 10 liter measured at STP of this welding gas is found to weigh 11.6 gram, is found to weigh 11.6 gram. Calculate empirical formula. सेकंड नंबर पे कैलकुलेट मोलर मास ऑफ गैस, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ गैस, और थर्ड नंबर पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये तीन चीजें आपको पता करनी है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, तब तक मैं देखता हूं आपने रिकॉर्डिंग सही चल रही है। बिल्कुल सही चल रही है रिकॉर्डिंग। ऑफ वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन gives 3.38 gram of CO2, 0.69 gram of water, no other product. A volume of 10 liter measured at STP of this welding gas is found to weigh 11.6 gram. Calculate empirical formula, calculate molar mass, calculate the molecular formula. अच्छा बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में आता है? स्कूल लेवल पे ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में आता है? स्कूल लेवल पे ये क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में। नोट करिए, एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एनसीईआरटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन में से एक। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। आपने लिख लिया क्वेश्चन? आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, वरना वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लेना, वरना एनसीईआरटी में टिक कर लेना। इतना सब मैसेज कर सकते हो। चलिए तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, एक हाइड्रोकार्बन का अगर आप कंबशन करते हैं, अच्छा एक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला CXHY है ना। अगर आप इसका कंबशन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अगर आप इसका कंबशन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये क्या देता है? CO2 देता है। फिर क्या देता है? H2O देता है।
चलो इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ये जर्नल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे किसको बैलेंस करते हैं? कार्बन को। दूसरे नंबर पे किसको बैलेंस करते हैं? हाइड्रोजन को। तीसरे नंबर पे किसको बैलेंस करते हैं? ऑक्सीजन को। यहाँ बताइए कितने कार्बन के एटम है? x। यहाँ कितने? 1। मल्टीप्लाई कर दो x से, मल्टीप्लाई कर दिया x से। यहाँ कार्बन x, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया x से। यहाँ कार्बन x है, यहाँ x से मल्टीप्लाई कर दिया x कार्बन। यहाँ हाइड्रोजन y है, यहाँ कितना हाइड्रोजन है? 2। तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये y आ जाए? 2 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये y आ जाए? y/2 से। अरे भाई यहाँ हाइड्रोजन y है, वहां पर 2 हाइड्रोजन है, तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि वो y आ जाए? y/2 से। तो यहाँ y/2 लिख दो। अब मेरे बच्चे मुझे बताएंगे y/2। अच्छा, इस तरफ ऑक्सीजन कितने? लास्ट में ऑक्सीजन कितने? 2x + y/2। तो यहाँ मैंने लिख दिया 2x + y/2। ये तो थे ऑक्सीजन एटम। अच्छा, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन एटम होते हैं? 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं। सही है, कितने ऑक्सीजन एटम होते हैं? 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं ना। सुन रहे? अगर मुझे एटम को मॉलिक्यूल बनाना है तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अरे भैया, एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं, तो ये क्या चीज है? ये क्या है? ऑक्सीजन एटम है। अब ऑक्सीजन एटम ये रहा, इतने ऑक्सीजन एटम है, तो 2 मिलाकर 1 बनता है ना। मॉलिक्यूल में 2 मिलाकर 1 बनता है ना। तो इतने ऑक्सीजन एटम में कितने मॉलिक्यूल होंगे? इसको कितने से डिवाइड कर दो? 2 से। भाई 2 ऑक्सीजन एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अगर मैं आपके 2x + y/2 ऑक्सीजन एटम ले लूं तो इसको कितने से डिवाइड कर दो? 2 से। तो ये मिलकर बनाएंगे जितने मॉलिक्यूल। भाई एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं ना, एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं, तो 2x + y/2 एटम्स में कितने मॉलिक्यूल होंगे? डिवाइड कर दो 2 से। 2x + y/2 को डिवाइड कर दो 2 से। अब जरा देखो यहाँ पर 2x + y/2 डिवाइडेड बाय 2। अरे भैया ये एटम्स थे, इधर कितने एटम्स है? जरा गिनो, इधर कितने एटम्स हैं? x 2x + y/2, यहाँ इतने एटम्स हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूल है, तो इस इतने एटम्स में कितने मॉलिक्यूल होंगे? इतने एटम्स में कितने मॉलिक्यूल होंगे? सैगल डिवाइड कर दो 2 से। इतने एटम्स में कितने मॉलिक्यूल होंगे? अच्छा, मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, अभी तक भी नहीं समझ में आई। सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं आपको 8 ऑक्सीजन एटम दे दूं, सुनना मेरी बात, 8 ऑक्सीजन एटम दे दूं, मैं इसमें पूछूं कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे? कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे? पलक बताओ, 8 ऑक्सीजन एटम में कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होंगे? तो आपको मालूम है 2 ऑक्सीजन एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो 8 ऑक्सीजन एटम को कितने से डिवाइड कर दो? 2 से। तो कितने मॉलिक्यूल बनाएंगे? 4 बनाएंगे। तो ये क्या है? ऑक्सीजन एटम है। 2x + y/2 ऑक्सीजन एटम, इसको डिवाइड कर दिया 2 से। 2x + y/2 ऑक्सीजन एटम है, उसको डिवाइड कर दिया 2 से। 2x + y/2 ऑक्सीजन एटम है, उसको डिवाइड कर दिया 2 से। 2x + y/2 ऑक्सीजन एटम है, उसको डिवाइड कर दिया 2 से। तो यहाँ कितने ऑक्सीजन एटम है? 2x + y/2, इतने ऑक्सीजन एटम है, तो इनमें कितने मॉलिक्यूल होंगे? डिवाइड कर दो 2 से। तो ये रहे मॉलिक्यूल, मैंने इक्वेशन बैलेंस कर दी है। अच्छा, इसको और अच्छे से लिख लोगे तो ऐसे लिख लोगे, CxHy x + y/4 O2 gives xCO2 + y/2 H2। ठीक है, ये हमारी जर्नल हाइड्रोकार्बन की कंबशन इक्वेशन है। ये हमारे जर्नल हाइड्रोकार्बन की कंबशन इक्वेशन है। ये हमारे जर्नल हाइड्रोकार्बन की कंबशन इक्वेशन है। जर्नल हाइड्रोकार्बन की कंबशन इक्वेशन है ये हमारे हाइड्रोकार्बन की कंबशन इक्वेशन है। CxHy x + y/4 O2 gives xCO2 y/2 H2O। ये हमारे हाइड्रोकार्बन की कंबशन इक्वेशन है। चलिए, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ H2O का रेशो क्या होगा? मोल्स ऑफ CO2 इक्वेशन में कितने हैं? x, मोल्स ऑफ H2O कितने हैं? y/2। तो ये रेशो क्या आएगा?
मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ H2O, इसका रेशो कितना आ जाएगा जरा बता दो। इसका रेशो आ जाएगा 2x अपॉन मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ H2O का रेशो आ जाएगा 2x अपॉन y। देखो ना, ये ना मोल्स ऑफ CO2 x, ये ना मोल्स ऑफ H2O y/2, इनका रेशो करोगे तो यही तो आएगा 2x प्लस y। अच्छा ये बताओ मोल्स ऑफ CO2 कैसे निकालेंगे? 3.38 ग्राम क्वेश्चन में वेट दे रखा है, 3.38 ग्राम डिवाइडेड बाय 44, मोल्स आगे CO2 के, मेरे ने तो सॉल्व कर रखा है 0.076, 3.38 डिवाइडेड बाय 44 CO2 का मॉलिक्यूलर मास। अच्छा मोल्स ऑफ H2O बताओ कितने आएंगे? वो आएंगे 0.690 डिवाइडेड बाय 80, ये वैल्यू आ रही है 0.038। मोल्स ऑफ CO2 मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहा हूं। मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ H2O, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ H2O का रेशो आ रहा था 2x अपॉन y। मोल्स ऑफ CO2 की जगह कितना पुट कर दिया? 0.076, इसकी जगह कितना पुट कर दिया? 0.038, इसका मतलब है 2x अपॉन y। इसको सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो गया 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब है x बराबर आ गया y, x बराबर आ गया y के। यहां तक पहले पहुंचो, यहां पहुंचो। मैंने इक्वेशन में मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ H2O का रेशो लिया x अपॉन y/2, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ H2O का रेशो लिया 2x अपॉन y, 2x अपॉन y। मैंने मोल्स ऑफ CO2 निकाले 3.38 डिवाइडेड बाय 44, मोल्स ऑफ CO2 आ गए 0.076, मोल्स ऑफ H2O क्या निकाले 0.690 डिवाइडेड बाय 18, मोल्स ऑफ H2O आ गए 0.038, मोल्स ऑफ CO2 की जगह मैंने पुट कर दिया 0.076 डिवाइडेड बाय 0.038, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई x बराबर y, x बराबर y आ गया, x बराबर y आ गया, x बराबर y आ गया, बराबर आ गया x बराबर y। अब जरा देखो हाइड्रोकार्बन का क्या फॉर्मूला था? अनामिका बताओ हाइड्रोकार्बन का क्या फॉर्मूला था? हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला था CxHy। आपको मालूम चल गया x बराबर है y, तो यहाँ x के जितने एटम, कार्बन के x एटम है, हाइड्रोजन के y एटम है, x और y बराबर आ जाए तो आप y की जगह x रख सकते हैं, तो दोनों के बीच का रेशो कितना आ जाएगा? 1:1, 1:1 रेशो आ जाएगा ना। अगर x बराबर y आ जाए तो रेशो कितना आ जाएगा? अगर x बराबर y आ जाएगा तो रेशो जो आएगा वो 1:1 आएगा। अरे भैया सिंपलेस्ट रेशो 1:1 आएगा, जितने कार्बन के एटम है उतने हाइड्रोजन के एटम है, तो x 1:1। ये कहलाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये कहलाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये है एम्पिरिकल फॉर्मूला उस वेल्डिंग फ्यूल गैस का। चलिए एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल लीजिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा बताइए? 12 + 1 13 ग्राम होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास होगा 12 + 1 13। अब चलिए, आपको मालूम है किसी भी गैस के जो मोल्स होते हैं STP पे, वो उसका क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। मोल्स ऑफ गैस, मोल्स की जगह लिख सकता हूं वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ गैस इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम दे रखा है क्वेश्चन में 10 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, वेट दे रखा है वेल्डिंग गैस के 11.6, मोलर मास इज इक्वल्स टू 10 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। मोलर मास कितना आ गया बेटा? मोलर मास आ गया 26 ग्राम। इसको सॉल्व करोगे मोलर मास आ गया 26 ग्राम। किसी भी गैस के एसटीपी पे मोल्स कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। मोल्स का एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ रखा है, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसको सॉल्व किया, मोलर मास निकाल लिया। मोलर मास निकाल लिया, क्वेश्चन खत्म कर रहा हूं। n क्या होता है? n मैंने क्या बताया था? n का मतलब क्या होता है? मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। n मोलर मास इज 26, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज 13, n की वैल्यू आ गई 2।
n की वैल्यू आ गई 2। आपको मालूम है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। n की वैल्यू आ गई 2, एम्पिरिकल फार्मूला आ गया CH, फार्मूला मल्टीप्लाई किया C2H2। ये हो गया फाइनल आंसर। तो मैं बता दूं 3 आंसर कौन कौन से हैं। एक तो आंसर ये है फर्स्ट, एक आंसर ये है 26 आंसर 2, और ये एक आंसर है आंसर 3। तो मैंने ये कर दिया है। मैंने सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकाला, जो कि एम्पिरिकल फार्मूला आ गया CH। मैंने एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाला। एम्पिरिकल फार्मूला मास आया कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1, ये आ गया 13। मोल्स ऑफ गैस मैंने निकाले, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। मैंने मोल्स निकाले गैस के। वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास 11.6 डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 22.4। मैंने यहाँ से मोलर मास निकाला 26 ग्राम। n क्या होता है? मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास इज n। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। सही है, मैंने सॉल्व किया। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अपने आप में एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप जरा इसे करो, अच्छा लगेगा। चलिए मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, अगला क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए ठीक है, रफ कर दो, करिएगा। डाउट आ जाए मुझे पूछिएगा, फिर से बताऊंगा। 10 बार पूछेंगे 10 बार बताऊंगा, 100 बार पूछेंगे 100 बार बताऊंगा। बहुत अच्छा लगता है आपको जो मैंने क्वेश्चन करने को दिए थे, बट कुछ ही बच्चों ने वो क्वेश्चनों के आंसर सेंड किए, बाकी बच्चों ने सेंड नहीं किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बहुत अच्छा क्वेश्चन, लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। मैंने लिमिटिंग रिएजेंट में एक चीज बताई थी, ए और अगर बी आपको प्रोडक्ट देते हैं तो दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ए एंड बी दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, तभी हम पहचान करते हैं ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है। श्वेता समझी? लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन पहचान कर लोगी। ए और बी दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। सही है, अगर अकेले ए के बारे में दिया जाए, अकेले बी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, तो समझ जाना वो क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का नहीं है, स्टिक्योमेट्री का है। चलिए क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एनसीईआरटी एग्जांपल है। मेरे तरीके से करते हैं, आंसर निकालते हैं। चलिए मेरे तरीके से करते हैं, आंसर निकालते हैं। एक इक्वेशन है, एंड मैं यहाँ थोड़ा नीचे लिखूंगा क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है। जल्दी से आप लोग ऑफलाइन में आ जाए तो फिर बोर्ड बड़ा मिलेगा। N2 + 3H2 है ना, gives 2NH3। ठीक है, ये इक्वेशन है बैलेंस्ड है, शेगल बैलेंस्ड इक्वेशन है। N2 + 3H2 gives 2NH3, सभी गैसेस हैं। ठीक है, N2 का मास दे रखा है, N2 का मास दे रखा है 50 kg, मोल्स नहीं दिए। H2 का मास दे रखा है 10 kg। क्वेश्चन में गिवन क्या कर रखा है? N2 का मास दे रखा है 50 kg, H2 का दे रखा है 10 kg। चलिए क्वेश्चन करते हैं, तो गिवन मोल्स निकाल लेते हैं। गिवन मोल्स निकाल लेते हैं। तो 50 kg को पहले ग्राम में कन्वर्ट करो, तो गिवन मोल्स आएंगे नाइट्रोजन के 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 28। ये आ जाएंगे गिवन मोल्स नाइट्रोजन के। गिवन मोल्स हाइड्रोजन के कितने होंगे? 10 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 2। गिवन मोल्स आ गए नाइट्रोजन के, गिवन मोल्स आ गए हाइड्रोजन के। तो मैंने इनको सॉल्व किया है, ये वैल्यू आ रही है 1785.7 मोल्स। इसके मोल्स आ रहे हैं 16 नहीं, इसके मोल्स आ रहे हैं 5000। ये हो गए गिवन मोल्स, ये हो गए गिवन मोल्स। अरे मैंने मोल्स निकाल लिया भैया, मुझे डायरेक्ट मोल्स नहीं दे रखे थे, मुझे डायरेक्ट मोल्स नहीं दे रखे थे, मैंने गिवन मोल्स निकाल लिए, मैंने गिवन मोल्स निकाल लिए। कैसे निकाले जरा बताओ? गिवन मोल्स वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मोल्स निकाल लिए क्वेश्चन में। तो मैं यहाँ लिख दूं क्या अच्छे अच्छे बड़े अक्षरों में? गिवन मोल्स है ना, तो गिवन मोल्स हो गए आपके
इसके हो गए 17 कितने निकाले थे 1785.7 है। इसके कितने निकाले थे 5000। अब बच्चों गिवन मोल्स आने के बाद याद होगा आपको कि मैंने मोल्स रिएक्टेड निकलवाए थे। मोल्स रिएक्टेड याद है नहीं याद है? नहीं याद है, मुझे मालूम है नहीं याद है। मोल्स रिएक्टेड निकलवाए थे, गिवन मोल्स को स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 5000 डिवाइडेड बाय 3। इसको सॉल्व किया 166.6 मोल्स। कौन सी वैल्यू छोटी है? ये वैल्यू स्मॉल है, तो हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट। मोल्स डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल्स डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल्स को हमने डिवाइड कर दिया स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से। हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो फिर ये कौन हो गया? ये हो गया एक्सेस में, ये हो गया एक्सेस में, ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। अब आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन मैंने क्या बताया था? ये लिमिटिंग रिएजेंट है, मैंने बोला था इसके मोल्स यहां पहुंचा दो, पहुंचा दिए। जो लिमिटिंग रिएजेंट होते हैं उसके मोल्स प्रोडक्ट साइड पे पहुंचा दो। रिएक्शन में इसके कितने मोल्स बचेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट पूरा खत्म हो जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट पूरा खत्म हो जाता है, तो माइनस कर दो इसमें से 166.6, ये बचा 0, इसमें से माइनस कर दो 166.6, माइनस कर दिए, बन गए। इसमें तो माइनस कर दिए। अरे भैया लिमिटिंग रिएजेंट के जितने मोल होते हैं उतने टोटली रिएक्शन में कंज्यूम हो जाते हैं। चलो कैलकुलेशन करते हैं। क्या बच्चों कैलकुलेशन? 1785.7 माइनस 1666.6, ये आ गया 119.1। इतने मोल्स 119.1 इंटू 1, ये 0 इंटू 3, ये 166 इंटू 2, इतने मोल्स बचेंगे, इतने मोल्स बचेंगे, बचेंगे किसके? इतने मोल्स बचेंगे किसके? नाइट्रोजन के। इतने मोल्स फॉर्म्ड होंगे, इतने मोल्स फॉर्म्ड होंगे किसके? अमोनिया के। मोल्स मालूम चल गए? वेट निकाल सकते हो? मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, चलो जल्दी बताओ मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। अच्छा कोई बच्चा मुझसे ये पूछे कि 166 वो 166.6 को क्यों माइनस किया? अरे भैया लिमिटिंग रिएजेंट टोटली खत्म हो जाता है रिएक्शन में, खत्म हो जाता है, टोटली कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन में। टोटली कंज्यूम हो गया तो ये तो 0 हो गया। स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने मोल्स रिएक्टेंट के बच जाएंगे और कितने मोल्स फॉर्म्ड हो जाएंगे वो मालूम चल जाएगा। मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड इज 166 ये 1666.6 into 2 मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। वेट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, एक मोल का वजन कितना होता है? 17 ग्राम। तो बताओ कितने होगा? 166.6 into 2 into 17। इसको सॉल्व करेंगे, ग्राम में आएगा, ग्राम में आने के बाद 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 56.6 kg। इतने तो वेट अमोनिया का फॉर्म्ड होगा। बच्चों मैंने यहाँ एक स्टेप शॉर्टकट मार दिया है, मैंने पहले ग्राम में निकाला है, ग्राम में निकालने के बाद उसे 1000 से डिवाइड कर दिया तो वो केजी में आ गया। ग्राम में निकालिएगा उसको आप तो उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा। इसको अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे ग्राम में आने के बाद तो ये आ रहा है 56664 ग्राम। तो इसे केजी में कन्वर्ट करोगे तो केजी में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड कर दोगे, जैसे 1000 से डिवाइड कर दोगे इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 56.6 kg। 56.6 kg आपका क्या होगा? वेट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। यहां तक पहुंच गए? वेट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड तक पहुंच गए। अब कितने मोल्स अनरिएक्टेड रह गए नाइट्रोजन के? 119.1। 119.1 is the number of moles of nitrogen remain unreacted. Moles of nitrogen remain unreacted, इतने बच गए। कितने? 119.1।
तो वेट ऑफ नाइट्रोजन रिमेन अनरिएक्टेड इज 119.1 into 28। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 119.1 into 28, ये आ गया 3334.8 ग्राम। इतना ग्राम नाइट्रोजन हमारा अनरिएक्टेड रहेगा टोटल में से इतने ग्राम नाइट्रोजन हमारा अनरिएक्टेड रहेगा। केजी में कन्वर्ट कर लेना। ये क्वेश्चन मैंने लिमिटिंग रिएजेंट का कराया है, लिमिटिंग रिएजेंट का कराया। कितने क्वेश्चन हो गए? 2। रफ कर दो। आप तरीका यूज कर रहे हैं, नहीं आए समझ में मुझसे पूछें और 1 तारीख से आप लोग ऑफलाइन में आ जाएं। बच्चों एक कंसंट्रेशन टर्म हमारा छूट गया था जिसको कहते हैं पीपीएम। बता दो, एक कंसंट्रेशन टर्म हमारा छूट गया था जिसको हम लोग कहते हैं पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, और मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 में से बताना किसी भी चीज को पार्ट्स पर मिलियन कहलाता है। चलिए 15 अगर मैं पीपीएम लिख दूं, इसका मतलब है 15 पीपीएम का मतलब है 15 ग्राम सॉल्यूट इन 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन 10 की पावर 6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों ये कंसंट्रेशन टर्म तब यूज किया जाता है जब सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम होती है सॉल्यूशन के अंदर। when solute is present in trace quantity, जब हमारा सॉल्यूट बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी, बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट हो सॉल्यूशन में, तब हम एक कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं जिसको कहते हैं पीपीएम। जैसे 1 पीपीएम होनी चाहिए फ्लोराइड की मात्रा वाटर में। अगर 1 पीपीएम से फ्लोराइड की मात्रा, फ्लोराइड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो ये पॉइजनस हो जाता है नेचर में। ये हमारे दांतों के एनेमल को खराब करने लग जाता है, हमारे दांतों के एनेमल को खराब करने लग जाता है अगर पानी के अंदर पीपीएम की फ्लोराइड की मात्रा 1 पीपीएम से ज्यादा हो जाए। ये आईआईटी जी ने क्वेश्चन पूछा था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये जी ने पूछा था। तो फ्लोराइड की मात्रा, जैसे नमक जो फ्लोराइड होता है ना कोलगेट में होता है, आप जानेंगे हमारे दांतों के लिए, बट वो कब तक चाहिए? 1 पीपीएम था। अगर 1 पीपीएम से ज्यादा हो जाए फ्लोराइड की मात्रा पानी में तो वो पॉइजनस हो जाता है नेचर में। बेटा पीपीएम हम तब यूज करते हैं जब सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम होती है सॉल्यूशन में। ट्रेस का मतलब होता है बहुत ही माइन्यूट। उस केस में हमें एक कंसंट्रेशन टर्म का सहारा लेना पड़ता है जिसको हम कहते हैं पीपीएम। अच्छा मुझे कोई बच्चा मुझे बताएगा सॉल्वेंट का वेट कितना होगा 15 पीपीएम में? तो सॉल्वेंट का वेट कितना होगा? 10 की पावर 6 माइनस 15। अच्छा अगर 10 लाख में से मैं 15 रुपए माइनस करने को दूं तो करोगे क्या? ये नियरली इक्वल टू 10 लाख ही होगा, क्योंकि सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम है। सॉल्यूट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो पता चले बच्चे माइनस कर दें तो इन केसेस में जितना वेट सॉल्यूशन का होता है उतना ही वेट सॉल्वेंट का होता है, क्योंकि सॉल्यूट बहुत ही कम है। और जब सॉल्यूट बहुत कम है तो आप उसे क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फ्लोराइड समझ के कब, ये पीपीएम समझ के कब यूज किया जाता है? जब सॉल्यूट की मात्रा सॉल्यूशन में बहुत कम होती है, तब हम कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं पीपीएम।
पीपीएम हम तब यूज करते हैं जब सॉल्यूट की मात्रा सॉल्यूशन में बहुत कम हो, बहुत कम हो, तब एक कंसंट्रेशन टर्म हम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं पीपीएम। समझ गए नहीं समझे? अच्छा, पीपीएम का फॉर्मूला पीपीएम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। ये पीपीएम, नंबर ऑफ पीपीएम कैलकुलेट करने का तरीका है। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा रहा हूं, उसमें पीपीएम का केस दे रखा है। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा रहा हूं, उसमें पीपीएम का केस दे रखा है। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा रहा हूं, उसमें पीपीएम का केस दे रखा है। अब हमारे 3 ही क्वेश्चन और रह जाएंगे जो मैं अभी करवा दूंगा सेकंड लेक्चर में। ये लेक्चर चल रहा है। क्वेश्चन ये है, ड्रिंकिंग वाटर was found to be 1.17 to be severely contaminated का मतलब खराब हो रहा है, severely contaminated with chloroform supposed to be carcinogenic का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग। supposed to be carcinogenic का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग। supposed to be मतलब एक ड्रिंकिंग वाटर है जो सीवरली कंटेमिनेटेड है, CHCl3 को इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं। इसका मोलर मास कितना होता है? 119.5 ग्राम पर मोल। इस कार्सिनोजेनिक इन नेचर है ना। कार्सिनोजेनिक मींस कैंसर कॉजिंग है। कैसा नेचर? कैंसर कॉजिंग। द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन was 15 ppm by mass। 15 ppm by mass। कितना कंटेमिनेशन का लेवल है? 15 ppm by mass। क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। एक तो मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है और एक मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। 2 चीजें कैलकुलेट करनी है। ड्रिंकिंग वाटर वाज सीवरली कंटेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म सपोज्ड टू बी अ कार्सिनोजेनिक। क्लोरोफॉर्म का मोलर मास इतना है 15 ppm है। हमें 2 चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, एक मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। 2 चीजें कैलकुलेट करनी है, एक मास परसेंटेज और एक मोलैलिटी। ठीक है, एक मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, एक मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। रफ कर दूं? अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। मास परसेंटेज का पहले फॉर्मूला बताते हैं। मैं पहले बेसिक चीजें जानता हूं बस। मास परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है? चलिए, किसी भी चीज को 100 में से बताना, मास परसेंटेज कह लो, वेट परसेंटेज कह लो। क्या सिखाया था? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यही तो फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज का। चलिए, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, है ना। यही फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज का। अच्छा, क्वेश्चन में कितना दे रखा है? क्लोरोफॉर्म 15 ppm क्लोरोफॉर्म दे रखा है, जिससे वाटर कंटेमिनेट होता है। इसका क्या मतलब है? बाय मास। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म is present in
10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन। 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म इज प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन। अच्छा, तो अगर मैं आपसे बोलूं मास परसेंटेज मुझे निकालनी है सॉल्यूट की, मास परसेंटेज मुझे निकालनी है क्लोरोफॉर्म की, तो बताओ कितने होगा? मास ऑफ सॉल्यूट कितना मिल गया? 15 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना मिल गया? 10 की पावर 6 इंटू 100। ये आंसर आ गया 15 इंटू 10 की पावर -4%। मास परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म का क्या मतलब है? मास ऑफ क्लोरोफॉर्म डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही होगा ना मास परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म। चलिए, मोलैलिटी का क्या मतलब है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स कैसे निकालेंगे? 15 डिवाइडेड बाय 119.5, 15 डिवाइडेड बाय 119.5, 15 डिवाइडेड बाय 119.5 मोल्स निकल के आ गए नीचे। अच्छा, अभी मैंने सिखाया था आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा। अभी कोई बच्चा कह रहा था वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। 15 10 लाख में से 15 माइनस करोगे तो ये नेग्लिजिबल है ना। तो बताओ वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? नियरली इक्वल हो गया 10 की पावर 6 ग्राम की। तो ये मोल्स हो गए सॉल्यूट के। वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में आना चाहिए? केजी में। 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3। ऐसा क्यों किया बताओ? केजी में आना चाहिए ना वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी बराबर हो गया 15/119.5 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर केजी। ये हो गया मोलैलिटी। मोलैलिटी बराबर आ गया 15/119.5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3। 10 की पावर 6 से 10 की पावर 3 सॉल्व करोगे 10 की पावर 3 आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ये मोलैलिटी आ जाएगा। तो ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जो आपको करना चाहिए था। ये डाउट था एक बच्चे का, तो मैंने बता दिया। याद रखना, जो सॉल्यूट का वेट है वो लगभग नेग्लिजिबल होता है। किसके केस में? पीपीएम के केस में। समझ गए? क्योंकि सॉल्यूट बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। किसमें? सॉल्यूशन। सॉल्यूट बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में। सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन अ वेरी ट्रेस क्वांटिटी इन सॉल्यूशन, तभी उसके कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं पीपीएम में। चलो तो और भी जो डाउट है वो पूछ लेना मुझसे, पूरा पूरा पूछ लेना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द concentration of nitric acid, calculate the concentration of nitric acid in mole per liter in a sample which has a density 1.41 gram per ml, mass percentage nitric acid is being 69. Mass percentage of nitric acid is 16. चलो मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। Mass percentage of nitric acid is 16. लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, 1 मिनट। बहुत आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बच्चों ने पूछा था कौन से नंबर का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप देख लेना, मिल जाएगा आपको। मोलैरिटी पूछ रहा है नाइट्रिक एसिड की, मास परसेंटेज दे रखा है कितना? 69। अच्छा ये बताओ मोलर मास कितना होता है HNO3 का?
HNO3 का मोलर मास होता है 63 ग्राम पर मोल। मोलरिटी निकालनी है, मास परसेंटेज दे रखा है। अच्छा, मास परसेंटेज 69 का मतलब क्या है? मास परसेंटेज 69% का मतलब क्या है? मास परसेंटेज कितना दे रखा है? 69%। इसका मतलब है 69 ग्राम ऑफ HNO3 is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। यही तो मतलब है, क्यों पलक? यही मतलब है ना, 69 ग्राम ऑफ HNO3 is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। चलिए ठीक है। अच्छा, मोलरिटी का क्या फार्मूला होता है? मोलरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये होता है फार्मूला, होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना बहुत आसान है। सॉल्यूट का वेट कितना है? 69 डिवाइडेड बाय 63। ये आ गए मोल्स, सॉल्यूट के मोल्स आ गए 69 डिवाइडेड बाय 63। 69% बाय मास का क्या मतलब है? 69% बाय मास का क्या मतलब है? 69 ग्राम ऑफ HNO3 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अच्छा, मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा? मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालूंगा मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं यहां पर। तो ये आ गई वैल्यू 69/63। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। डेंसिटी कितनी है? 1.41। बच्चों, इससे जो ग्राम पर ml में है, तो इससे जो वॉल्यूम आएगा बच्चों वो ml में आएगा। इससे जो वॉल्यूम आएगा वो ml में आएगा। ग्राम पर ml है तो इससे वॉल्यूम जो आएगा वो ml में आएगा। इससे वॉल्यूम ml में आएगा। इस वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड कर दो, ये लीटर में आ जाएगा। इस वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड कर दो, ये लीटर में आ जाएगा। भैया ml में आ रहा है ना, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं यहाँ पर। कुछ नहीं किया बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। 100 ग्राम को डेंसिटी से, तो आप चाहो तो अलग में कर लो। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वॉल्यूम निकलेगा ml में। कैसे निकलेगा? 100 डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी है? 1.41। ये वॉल्यूम ml में आ गया। अब वॉल्यूम चाहिए आपको लीटर में, तो क्या करोगे? 100 डिवाइडेड बाय 1.41 डिवाइडेड बाय 1000 से डिवाइड कर दिया, सही है। तो वॉल्यूम आ गया लीटर में। कितना आ गया? 1/1.41 इंटू 10 लीटर में आ गया। सॉल्व करो इसे, तो मोलरिटी हमारी जो निकल के आएगी वो आएगी 69/63 इंटू 10 इंटू 1.41। ये आंसर आ रहा है 15.54 मोलर। 15.54 मोलर। ये स्कूल लेवल का मेथड है, स्कूल लेवल का मेथड है ये। अब मैं आपको करा रहा हूँ कंपटीशन का मेथड, ठीक है। ये स्कूल लेवल का मेथड है, बहुत आसान फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। मास जो सॉल्यूशन का था वो ग्राम में था, डेंसिटी जो थी वो ग्राम पर ml में थी, तो वॉल्यूम आ गया ml में। वॉल्यूम अगर ml में आ जाएगा तो उसे 1000 से डिवाइड करेंगे, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लीटर। समझ गए? अब इसी क्वेश्चन को एक ट्रिक और है, उससे भी सॉल्व किया जाता है। बता दूं? इसी क्वेश्चन को एक ट्रिक और है, उससे सॉल्व किया जाता है। बताओ वो ट्रिक क्या है? एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मोलरिटी निकालने का, और वो फॉर्मूला होता है परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास। परसेंटेज बाय मास इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास। परसेंटेज बाय मास कितना? 69। डेंसिटी कितनी? 1.41 इनटू 10। मोलर मास कितना? 63। ये कितना आ गया? 15.54 मोलर। ये फॉर्मूला यूज किया जाता है जी में, एकेडमिक्स में नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने कुछ डाउट आपको बता दिए, वो डाउट आप लोगों को सॉल्व करने हैं। मैं आपको और भी जो डाउट है वो भी कराऊंगा, है ना बच्चों? ठीक है, अभी बाकी है अगला टर्न, ठीक है। ओके, थैंक यू।